चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं, जिसका नाम है, हमने एमआईएस के बारे में जान लिया है। एमआईएस के अंतर्गत ही हमने मुख्य रूप से एक टॉपिक है जिसका नाम है एसडीएलसी, और एसडीएलसी के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाता है, डेटा एनालिसिस देखने को मिल जाता है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। अब मुख्य रूप से बात होती है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं विस्तार से, इसके सारे टूल्स के बारे में भी जानेंगे एक एक करके। तो यहाँ देखिए, जो सूचना प्रणाली होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हमने बात करें एमआईएस की, तो एमआईएस को समझने और उसका वर्णन करने के लिए जो एनालिस्ट होता है, विश्लेषक होता है, वो विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग करता है। उन्हीं टूल्स में एक टूल आपका ये भी देखने को मिल जाता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक प्रकार का टूल है जो सूचना प्रणाली को समझने और उसका वर्णन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम सिंपल बोलें तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक डेवलपमेंट मेथड है। क्या है? एक डेवलपमेंट मेथड है जो कि सिस्टम एनालिस्ट को सिस्टम को समझने, उसकी गतिविधियों को लॉजिकल तरीके से समझने की यहाँ पे अलाउ करता है। यानी कि लॉजिकल रूप से समझने के लिए जो डेवलपमेंट मेथड है वो आपकी एनालिस्ट को हेल्प करती है। मतलब कोई भी सिस्टम को अगर समझना है तो एनालिस्ट की हेल्प कौन करेगा? ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करेगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक ग्राफिकल माध्यम से उपयोग किया जाता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक है, मतलब एक सिस्टमैटिक का मतलब हो जाता है अनुशासित, एक प्रकार से पद्धति हम बोल सकते हैं, जिसमें ग्राफिकल टूल उपयोग किया जाता है। ग्राफिकल टूल मतलब जो विजुअलाइज होते हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, डीएफडी वगैरह है। ठीक है, जो मौजूदा सिस्टम के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि वर्तमान में जो सिस्टम है उसका विश्लेषण करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, परिष्कृत करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो एक नए सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो एसआरएस होता है उसको विकास करना ताकि यूज़र आसानी से समझ सके। तो ले देखें, बात हो रही है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करना अच्छे से, उसी के लिए यहाँ पे हमको पहला एनालिसिस करना होता है, उसी लिए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस उपयोग किया जाता है। यानी कि हमने पहले बात करें डेटा एनालिसिस की, तो डेटा एनालिसिस को करने के लिए एक टूल उपयोग किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। तो चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं वो देखेंगे। पहले हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। तो ये क्या है? एक ग्राफिक है जो एप्लीकेशन की मतलब प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन को स्पेसिफाई करता है, साथ ही प्रोसेस को डिवाइड करता है। यानी कि बहुत सारी प्रोसेस है तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा ताकि आसानी से सारे काम हो सके। इसके फ्लो को जो है पिक्चर के माध्यम से दर्शाएगा, मतलब डेटा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किस प्रकार आपका जा रहा है, इनपुट और आउटपुट कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का काम कौन करेगा? ये मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस करेगा, जो कि पिक्चर के माध्यम से रहेगा। इसके बाद आप देखिए फिजिकल के बजाय ये लॉजिकल, यानी कि सिस्टम के तत्व जो है जो वेंडर यानी कि जो सेलर होते हैं और जो हार्डवेयर होते हैं उस पर निर्भर नहीं होता। इसके साथ ही यह एक ऐसी अप्रोच है, यह एक ऐसी पद्धति है जो उच्च स्तरीय अवलोकन से लेकर निचले स्तरीय विवरण तक काम करता है। यानी कि ऊपर से नीचे सारा काम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है। इसके कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके माध्यम से ये काम करता है। तो सबसे पहला हमको डीएफडी देखने को मिल जाता है। डीएफडी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। अब होता क्या है विस्तार से जानेंगे। डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम ये जो होता है आपका डेटा के फ्लो को दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट होती है डेटा डिक्शनरी, उसके बाद होती है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, उसके बाद होता है डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए आपका डीएफडी देखने को मिल जाता है जिसका नाम है डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम जो होता है आपका किसी भी कंपनी या किसी भी सिस्टम में डेटा ऊपर से लेकर नीचे या नीचे से लेकर ऊपर किस प्रकार इनपुट आउटपुट हो रहा है, डेटा के बहाव को या डेटा के फ्लो को दर्शाने के लिए एक डायग्राम या एक चित्र का उपयोग किया जाता है, उसी को हम बोल देते हैं डीएफडी। तो सिंपल आपको समझ में आ गया, डेटा के फ्लो को दर्शाने के लिए एक जो डायग्राम यूज़ किया जाएगा उसे डेटा फ्लो डायग्राम बोलेंगे। इसके लिए कुछ सिम्बॉल्स उपयोग किए जाते हैं जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को दर्शाया जाता है। तो उन सिम्बॉल को हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहला सिंबल आपको देखने को मिल जाता है प्रोसेस को स्टार्ट करना और प्रोसेस को एंड करना। यानी कि जब भी डायग्राम आप शुरू करोगे, जब भी आप फ्लो चार्ट बनाओगे, तो आपको स्टार्ट करने के लिए इस सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी और एंड करने के लिए भी इस सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंपल इसे कैसे बना सकते हैं? सिंपल आप ऐसे, आपको 2 लाइन खींचना और ऐसे कर्व आपको घुमा देना है। तो ये देखिए इस प्रकार का चित्र बन गया। ओवल शेप इसे बोल सकते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए। एक शेप को दूसरे शेप से कनेक्ट करने के लिए आपको एरो की, मतलब जो एरो की तो नहीं, एरो लाइन का उपयोग किया जाता है जो कनेक्टर लाइन कहलाती है, या रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद
स्टार्ट हो गया, एरो से हमने दूसरा आगे प्रोसेस कर दिए। फिर आपको कोई इनपुट देना है, मतलब आप डायग्राम में या कोई भी सिस्टम में इनपुट देना चाहते हैं तो इनपुट को दर्शाने के लिए इस प्रकार के शेप का उपयोग किया जाता है। कैसे? आप इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा आप तिरछी इस प्रकार जो शेप है उसको तिरछा कर दीजिए तो इनपुट शेप बन जाएगा। साथ ही आउटपुट को दर्शाने के लिए भी इसी शेप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सीधा शेप है, सीधा रेक्टेंगल है, सीधा रेक्टेंगल है इस प्रकार आप बना सकते हैं। सीधे रेक्टेंगल का उपयोग किया जाता है जब कोई प्रोसेस करना हो, यानी कि इनपुट देने के बाद बारी किसकी आती है? प्रोसेस की। तो प्रोसेस करना हो तो इस प्रोसेस सिंबल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना है, मतलब कंडीशन लगी है, यदि हाँ तो राइट और अगर गलत है तो नीचे, मतलब इस प्रकार से अगर दर्शाना है तो डिसीजन लेने के लिए डिसीजन जो डायमंड बॉक्स है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल है, सिंबल से स्ट्रक्चर बनता है। ये एक प्रकार से आपका कहलाता है DFD, मतलब आपको जो है इस प्रकार से ये जो है सर्कल बना दिया इसने, बाकी इस प्रकार से ये बनेगा। ऐसे नीचे भी स्टार्ट में भी इस प्रकार से ये बनेगा। स्टार्ट, फिर इनपुट किया, इनपुट जितने भी होंगे उसके लिए इनपुट बॉक्स यूज़ किया जाएगा। फिर डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए आप देख सकते हैं ध्यान से डायमंड बॉक्स है। अगर ट्रू है तो फिर देखिए आउटपुट के लिए एक बॉक्स हो गया और यहाँ पे दूसरा आउटपुट गलत के लिए भी एक बॉक्स हो गया। फिर ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कनेक्ट हो गया ये, और यहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब या तो गलत होगा तो भी आउटपुट आना है, सही होगा तो भी आउटपुट आना। तो एक प्रकार से DFD कहलाता है। अब दूसरा जो होता है डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी है कुछ नहीं, डेटा का डेटा मतलब हम सीधे हम बोलें तो डेटा के डेटा को हम बोल देते हैं मेटा डाटा। क्या बोल देते हैं? मेटा डाटा। तो मेटा डाटा को ही हम क्या बोल देते हैं? डेटा की डिक्शनरी। कैसे? DBMS के अंतर्गत डेटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइलों का समूह होता है। इसे हम सिंपल क्या बोल देते हैं? डेटाबेस के अंतर्गत मेटा डेटा बोल देते हैं। अब मेटा डेटा क्या होता है? तो देखिए डेटा डिक्शनरी वास्तविक डेटा तो नहीं होता है, पर जो डेटा हमने रखे हैं, मतलब हमारा जो डेटा है उस डेटा का भी एक डेटा होता है, उसी को हम डेटा डिक्शनरी या मेटा डेटा हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने एक टेबल बनाया, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर जो भी हमने यहाँ बनाए हैं, ये क्या स्टोर करेगी? इसका भी कोई डाटा होगा। तो हमने टेबल के स्ट्रक्चर बनाते समय, यानी कि टेबल को बनाते समय एम्प्लॉय ID या डिपार्टमेंट में हमने क्या दिए होंगे? इंट टाइप का ये डाटा लेगा, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन दे दिए। तो ये इस टेबल, मतलब इस टेबल का तो ये तो डाटा हो गया, पर इस डाटा का भी अपना एक डाटा है, इसी को हम बोल देते हैं डेटा डिक्शनरी, या फिर इसी को हम मेटा डेटा बोल देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? इसको और समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए डेटा फ्लो डायग्राम में इसका जो है हमने जो उपयोग करे हैं उसका भी एक अलग डाटा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं डेटा डिक्शनरी। आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगी कहाँ पे? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर वेबसाइट में आप जाकर विजिट कर लें। वेबसाइट में PGDCA या DCA के अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। चलो, दो प्रकार की डेटा डिक्शनरी होती है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी और दूसरी होती है पेसिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव का मतलब जो एक्टिव रहती है, अपडेट हो जाती है DBMS के अंतर्गत, और जो अपडेट नहीं होती वो पैसिव कहलाती है। तो इसको आप देख लेना, इसका उपयोग क्या किया जाता है या एक बार आप पढ़ लेना। अब दूसरा हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो जब भी सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा तो डिज़ाइन करने के बाद उसमें जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोडिंग की जाती है, कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। तो कंडीशंस जो है लगाई जाएगी एक इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करके, तो उसी इंग्लिश लैंग्वेज को हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। कैसे? आप देखिए यहाँ पे इफ़ कस्टमर पे एडवांस, तो क्या होना चाहिए? गिव 5% डिस्काउंट। उसके बाद एल्स, अगर वो परचेस अमाउंट उसका बड़ा है या बराबर है 10,000 के, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? इफ़ देन कस्टमर इज़ अ रेगुलर कस्टमर, तो वो होना चाहिए 5% डिस्काउंट। या फिर नो डिस्काउंट, मतलब अगर नहीं है तो नो डिस्काउंट। और ये इस प्रकार से हमारी कंडीशन एंड हो जाती है। और उसके बाद एल्स नो डिस्काउंट। देखिए इस प्रकार से अगर हम कंडीशन को हाँ या ना में अगर इस प्रकार लिखते हैं सारी कंडीशंस को, तो इनको लिखने के लिए जो लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। यानी कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंतर्गत अगर हम दर्शाना चाहते हैं कोई कंडीशंस को, तो स्ट्रक्चर इंग्लिश की सहायता ली जाती है। तो इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर होता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री को आप सिंपल यहाँ पे देखिए, मतलब जो भी हम डेटा को लिखते हैं इबारत के फॉर्म में, उसे एक प्रकार से चित्र के फॉर्म में दर्शाने का काम करता है डिसीजन ट्री। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिसीजन ट्री। तो देखिए यहाँ कुछ कंडीशंस लिखी हुई है और यहाँ एक्शंस लिखे, इसके बदले में कोई और कंडीशन भी हो सकती है। जैसे परचेज करता है एक निश्चित अमाउंट से कम, तो क्या होना चाहिए? अगर वो 7 दिन के अंतर्गत नहीं पेड करता है, ठीक है, तो उसे 8% डिस्काउंट, और अगर कर देता है तो 9% डिस्काउंट। या फिर परचेस होता है किसी निश्चित अमाउंट से बड़ा, तो स्पेशल ऑफर में चला जाएगा वो डिस्काउंट। देखिए इतना कितना मिलना चाहिए?
ठीक है, और कब वो 7 दिन के अंतर्गत पे करे तब, नहीं करता तो इसको कम मिले। ठीक है, इसके अलावा देखिए नॉट स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर नहीं है तब वो देखिए 7 दिन में पे नहीं करता तो 5%, और अगर कर देता है तो 6%। तो देखिए ये बहुत बड़ी इबारत को हमने कैसे विजुअलाइज कर दिए, एक कंडीशन एक चित्र के फॉर्म में। तो इसी को हम बोल देते हैं ट्री, यानी कि डिसीजन लेने वाला ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम डिसीजन ट्री बोल सकते हैं। तो आप डिसीजन ट्री को यहाँ पे देख लीजिए, एक बार पढ़ लेना इसको, ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए और ऐसा आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं एग्जाम में। अब होता है एक डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल भी डिसीजन ट्री के जैसे ही यूज़ किया जाता है। इसमें एक्शन होते हैं, मतलब कंडीशंस होती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशन होती है जिस पर विचार किया जाता है, यानी कि एक टूल है जिसका उपयोग टेस्टिंग और रिक्वायरमेंट के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग जटिल जो वेबसाइट रूल्स होते हैं उससे निपटने के हेतु आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह देखना आसान हो जाता है कि शर्तों के सभी संभावित संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशन पर विचार किया गया है, और अगर किसी शर्त को छोड़ दिया गया है तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन कर ली जाती है। यदि प्रक्रिया जटिल हो और कई कंडीशन निर्णय लेने हो तब डिसीजन टेबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे डिसीजन ट्री का उपयोग करें हमने, वैसे डिसीजन टेबल का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक रूप से क्या जाने, आपको ध्यान से देखना होगा। हमने यहाँ पे जाने हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। इसके टूल्स के बारे में जाने, टूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। टूल्स हमने देखे हैं DFD, दूसरा हमने देखे डेटा डिक्शनरी, तीसरा हमने देखे स्ट्रक्चर इंग्लिश, चौथा देखे हैं डिसीजन ट्री, और देखे हैं डिसीजन टेबल। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार हमारा जो है जो IT ट्रेंड है, IT ट्रेंड की 5th यूनिट यहाँ कंप्लीट होगी, और 5th यूनिट कंप्लीट होने के साथ साथ कंप्लीट IT ट्रेंड भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगा, यूनिट वाइज भी मिल जाएगा, और सिंगल टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर प्लेलिस्ट में ढूंढने में कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम पर चले जाइए, और वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं sarkarstudywaves.com। ठीक है, तो इसमें आप चले जाइए, और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। 3 सब्जेक्ट और है आपके, जिसमें आपका कोरल ड्रा वाला जो है मल्टीमीडिया वाला वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट और है DTP और इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग, वो भी हम यहाँ पर शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।